मैं कुछ नेताओं के नाम हैं जो आपको बोलता हूँ, उन हाँ पर आपके क्या विचार हैं? जी। देश सबसे पहले नाम है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी तो देखो बहुत ही चालाक, चतुर और बहुत शातिर पॉलिटिशियन। उनका कोई मुकाबला नहीं है झूठ बोलने में। और वो उनकी पार्टी को लगभग वो खत्म कर दिया। अमित शाह। वो जैसे पार्टी पहले एक पार्टी थी पहले क्या, वो एक मादा बिच्छू होती, उसके जो बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे उस मादा को खा जाते। तो आजकल की जो जनरेशन है बीजेपी में, वो उस मादा बिच्छू के बच्चों की तरह जो उस मादा को ही खा गई, वो पार्टी को खा गई। ये लोग पार्टी है ही नहीं, वही तो लोग चला रहे हैं इनकी पार्टी जानती है। नहीं, ये पार्टी तो अपनी छवि के लिए, अपनी पहचान के लिए जानी जाती थी, क्योंकि इसमें वाजपेयी जी, आडवाणी जी, सुषमा जी, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लीडर रहे हैं। मैं तो उनका नाम, मैंने तो वाजपेयी जी के साथ काम किया है, उनकी शैली आप देखिए, प्रेरणा मिलती थी उनके साथ में। इनके साथ बैठने से डर लगता है, ब्यूरोक्रेट कांपते हैं इनके आगे, बस नहीं करता है। अमित शाह। अमित शाह जी तो चाणक्य बताते हैं भाई पार्टी का, कि भाई उनकी पार्टी के चाणक्य हैं। और मोदी जी के बहुत ही तगड़े चेले हैं। और बैकग्राउंड से यही चलाते हैं पार्टी। राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी बहुत ही ईमानदार, बहुत ही अ, भोले और साफ दिल के इंसान हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अब जहां तक एक पॉलिटिकल लीडर होने की उनकी पर्सनालिटी है, वो उस पर शायद क्वेश्चन मार्क अभी पार्टी में ही लगता रहता है। इसलिए जो हमारे राजस्थान में जो 25 सितंबर 2022 को जो विद्रोह हुआ था, गहलोत जी ने जिस तरह का हाईकमान को आंख दिखाई, कि वो उनके नेतृत्व पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल भी बहुत ही शातिर और बहुत ही चालाक पॉलिटिशियन है, क्योंकि काम तो उसने शुरू शुरू में बहुत अच्छे किए, लेकिन उसके ऊपर भी कई आरोप लगे, लेकिन आरोपों से वो बाहर निकला है, क्योंकि वो आरोप उनके खिलाफ झूठे थे। फिर भी उसके दिल में दिल्ली की जनता के लिए बहुत जगह है, अच्छा काम कर रहा है। और उसको मौका दिया जाना चाहिए कि वो जनता की कल्याणकारी योजनाएं उनको लागू करने में उसको पूरा सहयोग भारत सरकार का और बीजेपी का मिलना चाहिए। एक बीजेपी में एक नेता और है, फायर ब्रांड नेता, जिनका नाम योगी आदित्यनाथ। हाँ, कैसे देखते हैं आप? योगी की आदित्यनाथ के बारे में मुझे ज्यादा मालूम नहीं, लेकिन बुलडोजर बहुत चला। बुलडोजर बाबा और जी। बुलडोजर भी ये कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ चलाते हैं, जो कि बिल्कुल अन्याय है। क्योंकि अगर आप ईमानदारी से अगर बुलडोजर चलाना ही चाहते हो, तो अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ भी चलाओ। उन्होंने भी काफी अतिक्रमण कर रखा होगा, उन्होंने भी गलत काम कर रखे थे। लेकिन एक व्यक्ति और एक विशेष समुदाय को टारगेट करना, ये हमारे देश के लिए शोभा नहीं देता। इससे जनता में अविश्वास की भावना, डर का माहौल बनता है। शासक का कर्तव्य होता है कि जनता में विश्वास अर्जित करे और सद्भाव कायम करे, न कि किसी को दबाना और गैर कानूनी तरीके से एक ही विशेष समुदाय के प्रति बुलडोजर चलाना है, बिल्कुल मैं इसको गलत। अशोक गहलोत जी, जिसे मारवाड़ का गांधी भी कहते हैं और जादूगर भी कहते हैं, क्या कहेंगे अशोक गहलोत जी को? अब वो कहते ही हैं और जादू भी वो दिखाते हैं कई बार। जादूगर तो है ही, वो पेशे से ही जादूगर है, इसलिए जादूगर कहने में तो कोई वो नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से कैसे देखते हैं राजनीतिक अशोक दृष्टि गहलोत जी को? से 3 टर्म के मुख्यमंत्री हैं लोग उनकी। ग्रामीण इलाके में देखे ना, तो लोगों के नाम से, अगर बूढ़े बुजुर्ग आपकी उम्र के लोग हैं, तो अशोक गहलोत देखे का वो, नाम सबसे पहले निकलता उनका राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा है। 1975 के बाद में जिस तरह से उन्होंने अपना कैरियर बनाया है, राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा अनुभव है। और उनके मुकाबले शायद इतना सीनियर, इतना अनुभवी और जिसको कहते हैं एस्ट्यूट पॉलिटिशियन, वो सारे गुण उनमें हैं। उनमें यह है कि दूसरे जो लीडर जो उभरते हैं, उनको वो सहन नहीं करते, उनको ऑलमोस्ट वो उनको दुश्मन की तरह वो खत्म कर देते हैं। जो लीडर हाईकमान के नजदीक चले गए राजस्थान, उसको वो बिल्कुल नहीं बख्शते। तो उनमें जो इंटॉलरेंस है, जिसको असहिष्णुता बोलते हैं, वो कम है। अदरवाइज उनकी एज के लीडर को तो कम से कम सभी को, पूरी टीम को, अच्छे अच्छे लीडर्स को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अकेले आदमी के बस की बात नहीं, उनकी उम्र अब काफी हो गई है। और सत्ता से जो मोह है उनका इतना है, जिसका आरोप उनके ऊपर लगता है, उसी की वजह से ये सचिन पायलट जी और उनके बीच में जो चलता है। सचिन पायलट जी थोड़े धैर्यवान, संयम वाले लीडर हैं।
उनके बारे में भी उन्होंने जिस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया वो बिल्कुल शोभा नहीं देता। अदरवाइज अशोक गहलोत जी का जो रुतबा है, जो उनकी पकड़ है जमीनी स्तर पे, उसके मुकाबले कांग्रेस में और कोई लीडर नहीं। सचिन पायलट। सचिन पायलट जी देखो युवा हैं, बहुत ही आ, जिसको कहते हैं कि प्रोफेशनल लीडर हैं और लोकप्रिय है, करिश्मा है जो एक लीडर में होना चाहिए, इंस्पायरिंग है, मोटिवेटिंग, और जहां भी वो जाते हैं हजारों की युवाओं की बहुत भीड़ लगती है। तो कांग्रेस के लिए दोनों ये असेट हैं। और सचिन पायलट जी का जो बोलने का तरीका है वो भी बहुत ही सिविलाइज्ड है, बहुत ही अच्छा है, और मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। कई चीजें हो सकती है कि वो शायद इतने स्ट्रोंग तरीके से वो नहीं रख पाते, लेकिन उनका जो शैली है वो बहुत अच्छी है और उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह डोटासरा का भी मैं फैन हूँ। फैन हुआ। क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा जो विधानसभा में जिस तरह से वो बोल, उनकी जो वाक पटुता है, जो बोलने की क्षमता है, जिसको आर्टिकुलेशन बोलते हैं, बोलने की शैली, वो बहुत ही प्रभावी है, बहुत दमदार तरीके से बोलते हैं और बीजेपी का जम के वो मुकाबला करते हैं। एक ही लीडर है जो जबरदस्त बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभालते हैं, वो गोविंद सिंह डोटासरा, जो भी जम के जवाब देता है। और मैं शुरू से इस आदमी को जानता हूँ, विधानसभा में शुरू से बहुत मुखर रहा है और बहुत ही अच्छा और योग्य और सक्षम अध्यक्ष कांग्रेस का अभी है, जो मैं डोटासरा। डॉक्टर साहब बाबा। डॉक्टर साहब का कोई मुकाबला। डॉक्टर साहब निर्भीक, निडर और बहुत ही दमदार लीडर हैं। और ऐसी पार्टी में जहां आसानी से आप टिक नहीं सकते, उस पार्टी को डरा के रखते हैं। पार्टी पूरी कांपती है उनके बाद, क्योंकि उनका रुतबा ऑफिस में बैठने से नहीं है, वो जनाधार वाले लीडर, लोकप्रिय हैं। पहले उनपे ये आरोप लगा था कि भाई मीणा जाति के लीडर है, वो मीणा जाति के लीडर नहीं है, वो सभी जाति, सभी जाति। किसी भी जाति का गरीब व्यक्ति और पीड़ित व्यक्ति उनके पास चले जाए, उन्होंने हमेशा मदद की है। और कितना ही बड़ा लीडर हो, चाहे उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, वो उसको बख्शते नहीं है अगर गलत काम, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से वो कमेंट करते रहते हैं। इसलिए डॉक्टर जैसा आदमी हमारे राजस्थान के लिए एक वरदान है। और यह आदमी जब मर गया था, हमारे राजस्थान की जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीतिक जो शरीर है, वो लगभग निर्जीव हो जाएगा, क्योंकि यही आदमी जो एंटीबायोटिक का काम अभी कर रहा है और जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है, और बहुत सारे काम वो धरातल पे उसने किए। इसलिए मैं डॉक्टर साहब का शुरू से फैन रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़ा मैं आलोचक भी रहा हूँ। क्योंकि आलोचना के भी कई कारण, जो मैं अब ज्यादा नहीं बताता उनको, क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी हैं, काफी बड़े हैं, उनको क्या मैं उपदेश दूंगा। लेकिन मेरी और उनकी दोस्ती बहुत पुरानी रही है। और डॉक्टर साहब के प्रति मेरा स्नेह शुरू से ही रहा है। जहाँ वो गलत होते हैं, वो मैं जरूर उनको बोलता हूँ कि ये गलत है। और मेरी जो दूरी और नजदीकियां हैं, मैं कभी उनके आसपास बैठता नहीं, लेकिन फोन पे मैंने उनको कोई काम बता दिया तो वो जरूर करते हैं। मुझे उन्होंने कोई बता दिया तो मैं जरूर उनका काम करता हूँ। और डॉक्टर साहब की यही खूबी है कि जिसको वो चाहते हैं उसकी खूब। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान। भजन लाल जी अभी नए नए बने हैं भैया, मुझे तो इनके बारे में कुछ ज्यादा मालूम था नहीं। ये लोग बता दें कि पर्ची से मुख्यमंत्री बने हैं। अब टाइम लगेगा उनको, अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, सीखने में, क्योंकि ये पार्टी ऐसी पार्टी रही है जिसमें बहुत बड़े बड़े सीनियर लीडर हैं राजस्थान में। तो उनके बीच में एक नए नए नौ सिटियों को मुख्यमंत्री बना दिया, उससे थोड़ा इनमें इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स भी है। और कई बार क्या है कि ये क्या आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, जनसेवक रहे हैं, तो उसी लेवल पे इन्होंने काम किया। अचानक आप एक आदमी को अर्श से उठा के फर्श से उठा के अर्श पे रख दो, तो वो खुद ही अपने इस चीज़ से रिकनसाइल नहीं कर पाता है। तो वो धीरे धीरे संभल रहे हैं और उनमें वो मुख्यमंत्री हूँ ऐसी भावना अब धीरे धीरे आ रही है। नहीं, उनको भी ये लगा था कि यार ये क्या हो गया, मुझे कैसे मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए अब धीरे धीरे उनको वो अपना जो मुख्यमंत्री वाला रूप है उसमें आना पड़ेगा। और ये पुराना जो जो उनका बैकग्राउंड रहा उसको भूल के आप मुख्यमंत्री हैं, ये आप बड़े जोर से कहिए, डरिए नहीं और काम करिए। अच्छा मौका मिला है आपको और हमारी शुभकामनाएं आपको। मदन दिलावर शिक्षा मंत्री। मदन दिलावर जी के बारे में मुझे क्या मालूम है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, शिक्षा मंत्री हैं क्या? शिक्षा मंत्री। अब राजस्थान में आप मदन दिलावर जी को शिक्षा मंत्री बना दिया, ये भी राजस्थान की बहुत बड़ी उपलब्धि। क्या कहूँ मैं इसके बारे में, अब उनकी क्या योग्यताएं हैं ये पार्टी को ही मालूम है। लेकिन मुझे तो उस पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स का नाम याद है।
अगर उनको शायद बनाते तो शायद और भी कुछ अच्छे परिणाम निकलते, क्योंकि इनकी जो कई तरह की, कई बार मैं पढ़ता रहता हूँ कि ये टीचरों के बारे में भी कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी इनकी भाषा पे इनका कंट्रोल नहीं है। और थोड़ी छवि इनकी जो नेगेटिव है पार्टी में भी है, तो पार्टी में तो खैर इस तरह के नेगेटिव छवि वाले असेट होते हैं पार्टी के लिए, लेकिन ये जब मंत्री आदमी बनता है तो उसको अपनी डिग्निटी, अपना व्यवहार और अपना लेवल ऊपर करना चाहिए। तो इनको मौका मिला है, अच्छा काम करना चाहिए। पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, चाहे RSS के हों, चाहे कुछ भी हो, कोई नेता तो दूर का धुला नहीं होता, लेकिन अच्छा पद मिला है इनको, मदन दिलावर जी को, शायद कोटा के रहने वाले हैं ये। तो काम करना चाहिए, अच्छा मौका मिला, और अंट ना बोले किसी के बारे में, और अपने टीचर्स को खूब प्रोत्साहित करें, उनकी सैलरी बढ़ाए, उनको अच्छी अच्छी सर एक केंद्रीय नेता राजनाथ सिंह, मैं तो उनका बड़ा फैन हूँ, क्योंकि वो जो भी बात है बीजेपी में अगर कोई स्पष्टता से बोलता है, कम बोलते हैं, वैसे बोलते कम हो, लेकिन जो भी बात बोलते हैं स्पष्टता से रखते हैं। क्या विचार है आपको? राजनाथ सिंह जी खुद अपने बुने जाल में फंस गए। उनको उम्मीद थी कि शायद मोदी जी का कोई ज्यादा समर्थन नहीं होगा और अल्टीमेटली प्रधानमंत्री का पद मुझे मिलेगा। इसलिए जब वो अध्यक्ष थे तो केवल आडवाणी जी ने जरूर इस बात पे ऐतराज किया था कि मैं सीनियर हूँ इसलिए मुझे बनाया जाना चाहिए। लेकिन RSS और मोदी जी का जो गेम था, भागवत जी का और इनका मोदी जी का, उसमें वो फंस गए। उनको शायद ये उम्मीद थी कि थोड़े दिनों बाद में मेरा ही नंबर आएगा, इसलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का नाम आगे बढ़ा दिया। और नरेंद्र मोदी जी तो बहुत ही तेज आदमी हैं, इसलिए उनको लटका के रख दिया। अच्छे हैं, साफ दिल के नेता हैं, बीजेपी के स्टॉलवार्ट हैं, और यूपी के बहुत ही साफ सुथरे लीडर हैं। अभी भी उनकी छवि बहुत अच्छी है, लेकिन जिस व्यवस्था में वो काम कर रहे हैं, शायद उनको बिल्ली बन के ही काम करना पड़ रहा है अभी। उनको कभी शेर या टाइगर या वुल्फ बनने का मौका उनको कभी नहीं। नरेश मीणा किस प्रकार? नरेश मीणा में मेच्योरिटी की कमी, अभी उसमें परिपक्वता कम है, लेकिन उसका भविष्य अच्छा है, क्योंकि युवाओं का साथ उसको मिल रहा है। कई बार बहुत अच्छे मुद्दे वो उठाता है और संघर्ष कर रहा है वो। इसलिए बात ये कि थोड़ी मेच्योरिटी उनको आने में टाइम लगेगी। हालांकि 20-25 साल से वो संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कईयों को परखा भी है, दोनों पार्टियों के लीडर्स को देखा भी है, और मैं तो उसका हमेशा हितैषी रहा हूँ। और जहाँ भी सही वो मुद्दे उठा रहे हैं उनमें उनका पूरा मैं समर्थन करता हूँ, और मेरा उनके साथ अच्छा संबंध रहा है, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। लेकिन हर कोई गलत चीज को, या कोई भी अगर गलत हो, तो मैं कोई ब्लाइंड सपोर्ट किसी भी लीडर का नहीं करता ही हूँ, चाहे नरेश मीणा जी हो, चाहे सचिन पायलट साहब हो, चाहे किरोड़ी जी हो, चाहे गहलोत साहब हो, चाहे कोई भी लीडर हो। क्योंकि मेरे को किसी से कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है, क्योंकि मुझे कोई लोभ लालच नहीं। हालांकि मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, और मुझे केसी वेणुगोपाल जी ने कांग्रेस ज्वाइन करवाई थी, और मेरी भी इच्छा थी, क्योंकि मेरे खून में ही कांग्रेस बसी है। मेरे बाप दादा, मेरे पिताजी हमेशा कांग्रेस ही रहे। मेरे भाई साहब 3 बार जनरल सीट से डायरेक्टर रहे जिला परिषद में, इसलिए कांग्रेस ने कुछ हमें दिया भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस का जो चाल चरित्र चेहरा है वो धीरे धीरे ओवर द ईयर्स बदलता गया, और हमारे जैसे लोगों को हाशिए पे कर दिया गया। इसलिए मुझे कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी नहीं है, मैं खुल के लिखता हूँ, और आप जो भी मैं लिखता हूँ वो आप देखते ही रहते हैं। चाहे नरेश जी का मुद्दा हो, फिरोज लाल जी का हो, युवाओं का हो, किसी का भी हो, मैं जरूर अपनी बात बेबाकी से रखता हूँ, और उसके लिए मुझे लोगों का बहुत प्यार और सम्मान भी मिलता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी कमाई। अभी राज्यसभा का जब चुनाव हुआ था, तो आपने कुछ फेसबुक पे लिखा था, क्या मामला था पूरा, क्या मामला? मामला कुछ नहीं था, मेरे कुछ युवा जो साथी थे, कुछ मेरे प्रशंसक थे, शुभचिंतक है, वो लाखों की संख्या में, बहुत ज्यादा है, ऐसी बात नहीं है। केरल से लेके दिल्ली से लेके पूरे राजस्थान में, और आप जैसे युवा मेरे से जुड़े होते हैं, तो उन्होंने मेरे लिए कुछ इस तरह लिखा कि साहब बहुत ही योग्य आदमी है, उनको राज्यसभा में भेजा जाना चाहिए। तो जैसे ही मैंने ये खबर पढ़ी, तो मुझे बड़ी हंसी आई कि मुझे जरूर ये राज्यसभा का टिकट जरूर दिलवाएंगे। इस तरह का वो व्यंग्यात्मक टिप्पणी। बाकी राज्यसभा में ऐसे किसी को नॉमिनेट भी नहीं किया जाता, न मैं उसके बारे में सीरियस था, लेकिन हमारे लोग, क्योंकि उनका अटूट प्रेम है मेरे प्रति, तो उन्होंने इस तरह का सजेशन दिया फेसबुक पे, उसके बारे में मैंने लिखा था। बाकी इस तरह राज्यसभा में कभी नॉमिनेट किसी को नहीं किया जाता, न मेरे अंदर कोई इस तरह का विशेषताएं हैं। ये पार्टियों का निर्णय होता है, और विशेषकर
आजकल राज्यसभा की सीटें जिस तरह से बिकाऊ है, जिस तरह से उनकी बोली लगती है, वो मेरे जैसे ऑफिसर के लिए, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। उसको लेकर मैंने वो पोस्ट लिखी थी और लोगों को वो बहुत पसंद आई है। कांग्रेस में जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो मुझे एक कांग्रेस विधानसभा चुनाव के वक्त जो मैनिफेस्टो कमेटी थी उसमें कोऑर्डिनेटर बना दिया था। सीपी जोशी साहब मेरे अध्यक्ष थे, उसमें मैंने खूब काम किया, खूब योगदान दिया। बाद में मैंने थोड़ा अपना लक भी ट्राई किया, उससे मुझे काफी अनुभव हुआ, हाई कमान से लेके लो कमान तक, स्टेट लीडर से मिलने का इनका। बाद में कुल मिला के मुझे ये लगा कि मेरा बीपी बढ़ जाएगा इस मामले में, इसलिए मुझे ज्यादा इस पचड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए और मैं शांति से अपना रिटायर्ड जीवन अभी गाँव में बिताता हूँ। और अपनी लेखन जो कला है और जो भी मुझे लिखने का भगवान ने जो भी हुनर दिया है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा विद्वान हूँ, बहुत बड़ा लेखक हूँ, लेकिन जो मेरे को लिमिटेड, जो सीमित मेरा ज्ञान है, जो अंडरस्टैंडिंग है इश्यूज की, विषयों की, उसके बारे में मैं लिखता रहता हूँ और लोगों को वो काफी पसंद आता है। यही मेरा भी कंट्रीब्यूशन है समाज को, और जो भी आते हैं मेरे पास उनकी बहुत मदद करता रहता हूँ जितनी भी संभव होती है। ये मेरी लाइफ। अगर आपको विधानसभा में टिकट मांगेंगे, अब चुनाव आ रहा है 2028-29 में। देखिए उसमें कोई हर्ज नहीं है टिकट मांगने में, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए दोनों पार्टी में जगह नहीं है, मैं कई बार लिख चुका हूँ। इसलिए मेरी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है, क्योंकि पार्टियां तय करती है कि किसको देना है किसको नहीं देना है। वो लाइन दोनों ही पार्टियों में बहुत लंबी रहती है। मेरे लिए लाइनों में खड़ा होना, किसी से भीख मांगना, किसी के पीछे जाना और चमचागिरी करना, ये मेरे लिए संभव नहीं है। और ये गुण जिस व्यक्ति में नहीं है वो राजनीति में सफल नहीं हो सकता। इसलिए मैं इस तरह की कोई महत्वाकांक्षा रखता भी नहीं हूँ, न मेरा कोई इससे ज्यादा लगाव है। हाँ, अगर पार्टी इस बारे में विचार करती है तो जरूर मैं इसके लिए तैयार हूँ। बाकी मैं किसी के पीछे पड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन जो जिस तरह का हमारे परिवार के प्रति, मेरे प्रति, सभी जातियों का, लोगों का जो सम्मान रहा है, जो जुड़ाव रहा है, उससे लोगों की ये मांग जरूर रहती है कि मेरे जैसे व्यक्ति को पार्टी जरूर कंसीडर करे। और अगर कहीं से भी मुझे टिकट दिया जाता है तो 100% जीत निश्चित है, ये मैं कह सकता लास्ट सवाल, और आपने एक ये आत्मकथा है जो लिखी है सर ने, ये इनके बारे में बताएं, क्या बताते हैं? हूँ। देखिए जब मैं मुख्य चुनाव आयुक्त था केरल में, तब मेरे को केरल के कई लोगों ने कहा कि आप अब चीफ सेक्रेटरी बन चुके हैं, आप रिटायर होने वाले हैं और आपने जिंदगी में इतना काम किया है केरल में आपने, तो और आपके बहुत अनुभव रहे, आपने दो दो मुख्यमंत्रियों से आपने संघर्ष किया करप्शन के इश्यू पे। एक मंत्री को तो आपने लगभग बाहर ही कर दिया था, और दूसरे आपने जितने भी कलेक्टर रहे जब आप तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ आपने रेड की, उनके खिलाफ छापे डाले और उनको पूरा सरकार का समर्थन था, फिर भी आप नहीं घबराए, क्योंकि उसमें जनता का अटूट जो स्नेह और समर्थन मेरे साथ था। तो इन सारे अनुभवों को केरला में जो मैंने 30 साल 35 साल गुजारे, उन अनुभवों को मैंने इसमें लिखा है। और मेरी जीवन यात्रा, मेरा ऑफिशियल कैरियर और सरकारी काम करते हुए, सरकारी पदों पर रहते हुए जो भी मैंने काम किए हैं, मेरे अनुभव हैं, युवाओं के लिए बहुत मोटिवेटिंग किताब है, वो मैंने इसमें लिखे हैं। इसको जब मैं रिटायर हुआ उसके बाद में ये पब्लिश हुई। और अपने जो कांग्रेस के एमपी हैं डॉक्टर शशि थरूर, जो कि उनका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि जहाँ तक इंटेलेक्चुअल्स का सवाल है, भारत में कंटेम्प्रेरी इंटेलेक्चुअल्स में शशि थरूर जी को मैं नंबर 1 मानता हूँ। उन्होंने इसका रिलीज किया, उन्होंने इसका प्रकाशन किया, बहुत बड़ा फंक्शन हुआ और ये केरला में बहुत सुपर हिट हुई, लोगों के लिए, बच्चों के लिए, खासकर युवाओं के लिए। तो मैं ये मानता हूँ कि अब इसका अगर हिंदी और इंग्लिश में अनुवाद किया जाए तो यहाँ के बच्चों को राजस्थान में या इंडिया में कहीं भी जो भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हों, या कोई भी जीवन में उनको जो भी प्रेरणा जो भी लेनी है, अगर इसका अनुवाद किया जाएगा तो बहुत उपयोगी किताब होगी। इस किताब में मेरे जीवन के निजी अनुभव और सरकारी अनुभव सारे। धन्यवाद सर थैंक यू, हमारे साथ थैंक जुड़ने के लिए। यू। अगर आपको भी सर से कोई सवाल है करना हो तो हमारे पास भेज सकता है। आप देख रहे हैं खबरी राजस्थान में, आपके साथ जीके लोधिया। सर के साथ जो हमने बातचीत और जो मुद्दे पर बात की है, अगर आपको अच्छा लगे तो इस पे कमेंट जरूर करें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।